नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने एचबीएम स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है जियोग्राफी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स एंड ईव्स। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने योग्य होंगे, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी पॉइंटों को कवर किया जाएगा। तो आप यदि इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड अदर कोई इस वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का जैसा कि टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को जानने से पहले हम उससे जुड़े कुछ छोटी छोटी पॉइंटों को देखेंगे, जिससे कि ज्वार भाटा को समझने में काफ़ी मददगार होंगे। तो हमारी छोटी छोटी पॉइंटें क्या होंगी, उनको हम एक एक करके देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है कि ज्वार भाटा को देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा क्या होता है अपसौर और उपसौर। दोस्तों, जैसा कि अपहेलियन और परहेलियन क्या होते हैं, पहले उनको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि छोटे छोटे और कुछ पॉइंटें होंगे, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद ज्वार भाटा को देखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम क्या होता है अपसौर और उपसौर। तो पहले हम देखेंगे उपसौर क्या होता है। तो हमारा परिभाषा है, जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा करती है। जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा करती है कि वह जो है कि कभी अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाती है सूर्य से, तो और कभी यह न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाती है। तो हम जो है कि हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जिस पर जीवन संभव है, वह हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, हम सब लोग को पता है। तो यह पृथ्वी सूर्य से कभी अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाती है, तो कभी जो है कि न्यूनतम दूरी। तो इन दोनों घटनाओं में जो है कि किसको हम अपसौर कहेंगे और किसको उपसौर कहेंगे, उसको हम देखेंगे। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाती है, तो उस घटना को हम उपसौर कहेंगे। और जो ये हमारी घटना है, ये 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी को हमारा उपसौर की घटना घटित होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपसौर क्या है। ठीक है, तो अपसौर जो है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी स्थापित हो जाती है, जब ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, जब इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी स्थापित हो जाती है, तो उस घटना को हम अपसौर कहेंगे। तो यह हमारी घटना जो है कि 4 जुलाई को होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ कुछ समझ चुके होंगे कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। तो इसको एक बार हम फिगर के सहायता से अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा यह चित्र है, इसमें हमारा मध्य में सेंटर में पृथ्वी सूर्य है। ठीक है, और उसके चारों चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में हमारी पृथ्वी जो है कि चक्कर लगा रही है। तो यह हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो कभी यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो जाती है, तो कभी यह न्यूनतम दूरी पर हो जाती है। जब यह हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो इस घटना को हम अपसौर कहेंगे। ठीक है, अपसौर कहेंगे इस घटना को। और जब यह हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर स्थापित होगी, तो उस घटना को हम उपसौर कहेंगे। और जो है कि हमारा अपसौर और उपसौर की घटना, जो हमारा अपसौर है वो 4 जुलाई को होता है, और जो है कि हमारी ये उपसौर की घटना होती है, ये 3 जनवरी को होती है। तो इन दोनों के बीच जो ये डिफरेंट है, अपसौर के बीच जो डिफरेंट सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, ये वो जो है कि 94.5 मिलियन मील्स के बराबर होता है। और उपसौर की घटना में सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है वो 91.4 मिलियन मील्स के बराबर होता है। तो यही हमारा जो है कि समझाने का उद्देश्य था इस फिगर के माध्यम से कि अपसौर और उपसौर क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है हमारा उपभू तथा अपभू। जिस तरह हमने देखा कि अपसौर और उपसौर क्या होते हैं, वो जो है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी के हिसाब पर थी। और जो है कि हमारा ये उपभू तथा अपभू, ये पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी के हिसाब पर होंगे। तो उसमें हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जब स्थापित होती थी, तो उस घटना को हम अपसौर कहते थे। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर स्थापित होती थी, तो उस घटना को हम उपसौर कहते थे। तो इसमें उपभू तथा अपभू उनके अपोजिट हो जाएंगे, और वह जो है कि पृथ्वी के संदर्भ में हो जाएंगे। जैसा कि पृथ्वी रहेगी और हमारा चंद्रमा रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाते हैं,
और हमारा पृथ्वी जो है कि सूर्य का चक्कर लगाता था। तो इसमें हम पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड एक-एक करके देखेंगे। तो उपभू और अपभू को देख लेते हैं। तो हमारा जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय यह कभी पृथ्वी से अधिकतम दूरी और कभी यह न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाता है। और यह जो है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर और न्यूनतम दूरी पर कभी-कभी स्थापित हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी स्थापित हो जाती है तो ऐसी अवस्था को उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य हमारी न्यूनतम दूरी स्थापित हो जाएगी तो उस घटना को उपभू कहेंगे। और हमारा जो है, यदि यही घटना जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी स्थापित हो जाएगी, जब हमारी चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी स्थापित हो जाएगी चक्कर लगाते समय, तो उस घटना को हम अपभू कहेंगे। ठीक है, इसको भी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए, जैसा कि यह हमारा फिगर है, फिगर में यह हमारी मध्य में पृथ्वी है और इसके चारों ओर हमारा चंद्रमा वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता रहता है। तो यह हमारा चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में, लगभग 28 दिन में पूरा करता है। तो ये चक्कर लगाएगा इसी कक्षाओं में निरंतर। तो चक्कर लगाते समय यह पृथ्वी से कभी अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाएगा और यह जो है कि कभी न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाएगा। तो जब हमारा चंद्रमा चक्कर लगाते समय पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाएगा तो इस घटना को हम अपभू कहेंगे। और जो है कि जब यह हमारी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाएगा तो ऐसी घटना को हम उपभू कहेंगे। तो जब हमारा पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाएगा तो उसे हम अपभू कहेंगे। और यही हमारा जब न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जा रहा है तो उसको हम उपभू कहेंगे। और हम पृथ्वी के और सूर्य के संदर्भ में, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती थी तो उसे हम अपसौर कहते थे। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर स्थापित हो जाती थी तो उसे हम उपसौर कहते थे। तो उसी तरह दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप लोग उन दोनों बातों को एक साथ कंबाइन कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो और कुछ पॉइंट देख लेते हैं एक एक करके। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो ज्वार भाटा को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि सूर्य ग्रहण क्या होते हैं और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। तो हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी एक एक करके देख लेते हैं, जिससे कि ज्वार भाटा को समझने में आसानी होगी। तो हम देखेंगे पहले कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, जिसे सोलर इलिप्स कहते हैं। तो सोलर इलिप्स क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो हमारा सोलर इलिप्स, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जब हमारा चंद्रमा होता है ये सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो जिसके कारण पृथ्वी के कुछ भाग पर कुछ समय के लिए दिन के समय अंधेरा सा छा जाता है। जब हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों तीनों जो है कि ये तीनों के कारण कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जब हमारी सूर्य यदि एक जगह स्थिर रहेगा हमारा, और चंद्रमा कभी रोटेट होकर बीच में आएगा तो कभी पृथ्वी जो है कि बीच में आएगी। तो इन दोनों के घूमने के कारण जो घटनाएं होती है उसे हम देखेंगे एक एक करके कि किन घटनाओं को क्या कहते हैं और किन घटनाओं को क्या कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में ऐसा होता है, जब हमारी ये पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाएगा तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। हमें पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है उस समय। तो ऐसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा बीच में आ जाती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है तो पृथ्वी पर अंधेरा सा छा जाता है। तो यही कह रहा है हमसे। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है कि पृथ्वी पर छाया चंद्रमा की दिखाई देने लगती है और हमारा जो है कि सूर्य दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। सूर्य दृष्टिगोचर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है कि पृथ्वी पर रात हो जाएगा। यह घटना हमारी सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण के समय जो है कि पृथ्वी पर जो है कि सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगती है, जिसके कारण पृथ्वी पर इन बलों का अनुभव अत्यधिक किया जाता है सूर्य ग्रहण के समय। तो इसको हम फिगर की सहायता से भी समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारा एक जगह स्थिर सूर्य है, सूर्य यह हमारा है और ये हमारे पृथ्वी और चंद्रमा रोटेट करेंगी। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य हमारा चंद्रमा आ जाता है। जो कि चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा।
जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा दिखाई देता है। तो इस घटना जो है कि यह घटना कब होती है, यह घटना अमावस्या वाले दिन होती है। जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उस घटना को हम अमावस्या कहते हैं। तो यह घटना हमारी अमावस्या कहलाएगी। तो इसमें जो है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा सूर्य चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण में ये हमारा ये होता है कि जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाता है, जब हमारा पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सतह से कुछ समय के लिए चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य स्थापित हो जाएगी तो चंद्रमा पर प्रकाश की छाया नहीं पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था को हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। ठीक है, और हमारा जो है कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के पश्चात पृथ्वी से चंद्रमा जो है कि पूर्ण वृत्त के आकार में दिखाई देता है। जब हमारी चंद्र ग्रहण समाप्त होती है तो पृथ्वी से चंद्रमा पूर्ण वृत्त की तरह दिखाई देता है, अर्थात चंद्र ग्रहण की रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होती है। यानी कि हमारा जो है कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो कब होता है, यह पूर्णिमा के दिन होता है, और हमारा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य तथा चंद्रमा विपरीत दिशा में पृथ्वी पर बल आरोपित करते हैं। जब हमारा ये मान लीजिए सूर्य है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, एक जगह सूर्य रहता है और हमारा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगी, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, और लास्ट में हमारा चंद्रमा रहेगा, यहाँ पे चंद्रमा रहेगा। तो क्या होता है, इस पे जो है कि पृथ्वी पर सूर्य इधर से बल खींचेगा और चंद्रमा भी इधर से बल खींचेगा, तो विपरीत बल लगेंगे पृथ्वी पर, इन दोनों के कारण विपरीत दिशाओं में बल लगेंगी, यही कहने का मतलब है। तो इसको हम फिगर की सहायता से भी समझ लेते हैं। तो फिगर में है, एक जगह तो हमारा स्थिर सूर्य रहेगा, किसी भी सूर्य ग्रहण हो या चाहे चंद्र ग्रहण हो, और चंद्र ग्रहण में हमारा पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। तो इस पर जो है कि छाया नहीं बनेगी, इस पर जो है कि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा और पृथ्वी की छाया इस पर जो है कि प्रतीत होगी। तो यह घटना कब होती है, हमारा यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है कि अब आएगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसे हम अब देखेंगे। तो हमारा ज्वार भाटा क्या होता है, जनरली ज्वार भाटा समुद्र की लहरों को ऊपर और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। तो ज्वार जब समुद्र का लहर ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब हमारा वही लहर नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से उठता तथा गिरता रहता है। जब जल का प्रवाह समुद्र तल से ऊपर उठता है तो ऐसी स्थिति को हम ज्वार कहते हैं। जब हमारा समुद्र तल से समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती हैं तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और यहीं जब समुद्र का जल जब समुद्र तल से नीचे गिरता है तो ऐसी अवस्था को हम भाटा कहते हैं। और जब यह हमारा लहर समुद्र तल से नीचे गिरता है तो उस प्रक्रिया को हम भाटा कहेंगे। तो ये हमारा फिगर है। फिगर में ये हमारा जो है कि समुद्र का तल है, ये जो ऐसे गया है रेखा, ये हमारा समुद्र का तल है। ये जब हमारा समुद्र का लहर समुद्र तल से ऊपर उठेगा ऐसे कर कर, तो इस प्रक्रिया को हम जो है कि ज्वार कहते हैं। और जब यही लहर जब नीचे ऐसे गिर रहा है, यहाँ से ऐसे समुद्र तल से, तो इस प्रक्रिया को हम भाटा कहेंगे। और ये हमारा जो औसत समुद्र तल होता है, ज्वार और भाटा की जब प्रक्रिया होती है तो समुद्र का लहर जब ऊपर से लेकर नीचे, मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितना ऊंचाई तक जाता है उनका औसत ही समुद्र का औसत तल होता है। तो समुद्र का औसत तल ज्वार भाटे की ऊंचाई का औसतन होता है। तो ये हमारा औसत हो गया समुद्र का औसत तल। और जब हमारा समुद्र का लहर ऊपर उठ रहा है औसत तल से समुद्र के, तो उस प्रक्रिया को हम ज्वार कह रहे हैं। और यही जब हमारा औसत तल से नीचे गिर रहा है तो उस प्रक्रिया को हम भाटा कर रहे हैं। तो यही हमारा ज्वार भाटा की प्रक्रिया हो जाएगी। तो और होते हैं उच्च ज्वार होते हैं और निम्न ज्वार होते हैं। तो उच्च ज्वार हमारा जो है कि पूर्णिमा और वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय आता है। जब जो उच्च ज्वार होते हैं, जो उच्च बड़े बड़े जो है कि लहरें ऊपर उठती हैं समुद्र तल से, तो वह जो है कि घटना हमारा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय होता है। और जो है कि निम्न ज्वार कब आते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और जो है कि चंद्रमा तीनों एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, तो उस समय हमारा लो ज्वार आता है, मतलब निम्न ज्वार। ठीक,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ज्वार भाटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन्हें एक एक करके देखेंगे और इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं इनको भी। हमारा पहला पॉइंट ये है, कह रहा है कि चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों के कारण ज्वार और भाटे की घटना होती है। तो हमने पहले देखा कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ही ज्वार भाटे आता है। तो यही बोल रहा है कि चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों के कारण ही ज्वार भाटे की घटना घटित होती है। किसी समय पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य के द्वारा लगाए गए बलों का अनुपात 11:5 होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर आकर्षण बल, ग्रेविटेशन बल लगाते हैं, तो उनके मध्य अनुपात होता है 11:5 का। जो है कि हमारा चंद्रमा 11 यदि 11 बल लगा रहा है 11 न्यूटन का, तो हमारा जो है यह सूर्य 5 न्यूटन का बल लगाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य के मध्य लगाए गए बलों का अनुपात हमारा 11 संबंधे 5 का अनुपात होगा। और हमारी जो चंद्रमा होती है सूर्य की अपेक्षा अधिक बल लगाती है। क्यों लगाती है बल? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी न्यूनतम है। ग्रेविटेशन का फोर्स होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो बल लगता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना दूरी कम होगा उतना ज़्यादा ही बल लगेगा। तो चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होने के कारण सूर्य से कुछ ज़्यादा बल लगाता है। ठीक है, अर्थात सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा अधिक बल लगाता है, जिसके कारण रात्रि के समय उच्च ज्वार आते हैं। और जो है कि चंद्रमा के अत्यधिक बल लगाने के कारण जो हमारा ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं वो जो है कि अधिकतर रात्रि के समय में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा समाप्त हुआ और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जो 12 घंटा और 26 मिनट में एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का कोई भी स्थान हो, उस स्थान पर 12 घंटा 26 मिनट में 12 घंटे और 26 मिनट में एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है। यानी कि हमारा एक बार ज्वार आ गया तो वह जो है कि दोबारा ज्वार 12 घंटा और 26 मिनट के बाद ही आएगा। और 12 घंटा 26 मिनट के पहले यदि एक ज्वार से दूसरे ज्वार आने में हमारा 12 घंटा 26 मिनट लग रहा है, उससे पहले हमारा ज्वार ऐसे गया, तो फिर उसके बाद हमारा जो है कि समुद्र तल से नीचे गिरेगा, तो उस प्रक्रिया को भाटा कहेंगे। तो हमारा एक ज्वार से लेकर दूसरा ज्वार आने में 12 घंटा 26 मिनट लग रहा है, तो उसको हम जो है कि फिर भाटा की प्रक्रिया चालू हो जा रही है एक ज्वार के बाद, तो हमारा भाटा फिर स्टार्ट हो रहा है। तो एक ज्वार से एक भाटा आने में हमारा 6 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। तो एक ज्वार से एक भाटा आने में हमारा 6 घंटा 12 मिनट का समय लग रहा है, और एक ज्वार से एक ज्वार दूसरा ज्वार आने में हमारा यही 12 घंटा 26 मिनट लग रहा है। इसी तरह एक भाटा से दूसरा भाटा आने में भी 12 घंटे 26 मिनट लगेंगे। ठीक है, और अगला कह रहा है, अर्थात 24 घंटा 52 मिनट में किसी स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटा में 2 बार ज्वार आएगा और जो है कि 2 बार भाटा। कहने का मतलब ऐसे एक बार ज्वार गया, ऐसे ऐसे कर ये पूरा प्रक्रिया जो है कि 24 घंटे 52 मिनट में संपन्न होगी। और क्या कर रहा है देख रहे हैं, परंतु इंग्लैंड में स्थित साउथहैम्पटन नामक स्थान अपवाद स्वरूप ऐसा स्थान है जहां 24 घंटा 52 मिनट में 4 बार ज्वार आते हैं तथा 4 बार भाटा आता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड का एक साउथहैम्पटन नामक शहर है, स्थान है, जहाँ पर 4 बार जो है कि ज्वार भाटे की घटना घटित हो जाती है। 4 बार ज्वार आएंगे और 4 बार भाटे आएंगे। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर 4 बार ज्वार आए और 4 बार भाटे। अधिकतर जो है कि 2 बार ही ज्वार और 2 बार ही भाटे आते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बार ज्वार भाटा इंग्लिश चैनल की ओर तथा 2 बार ज्वार भाटा उत्तरी सागर की ओर संकेत करते हैं इंग्लैंड के। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, नदियों तथा तालाबों में ज्वार नहीं आते हैं, परंतु भारत के पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होने वाली हुगली और इंग्लैंड की थेम्स नदी में ज्वार आता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि हमारे नदी, तालाब, गड्ढे, थोड़े मोड़े गड्ढे में जिनमें पानी हो, उनमें जो है कि ज्वार भाटे नहीं आते हैं। परंतु जो है कि अपवाद स्वरूप एक स्थान है हमारे भारत का पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली हुगली नदी जो है उसमें,
और इंग्लैंड की थेम्स नदी में जो है कि ज्वार और भाटे की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप लोग इन पॉइंटों को ये समझ लेंगे। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में किसी भी पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर ज्वार भाटे की घटना संपन्न होती है। तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जो है कि ऐसी घटना होती है। और जो है कि यदि थेम्स नदी है तो इंग्लैंड में है ये। तो इन पॉइंटों को आप नोट्स बनाकर एक जगह लिख भी सकते हैं। तो अगला इसका पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में आते हैं। जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है वो जो है कि कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में यानी कि उत्तरी अमेरिका की साइड में आते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा ज्वार आता है वो उत्तरी अमेरिका की साइड की ओर आता है, जहाँ समुद्री लहरें 20 मीटर से अधिक ऊंचा उड़ जाती है। जो है कि वहाँ पर समुद्री लहरें जो ज्वार होते हैं वो 20 मीटर से भी अधिक ऊंचा उड़ जाती हैं, कहने का मतलब है। और अगला पॉइंट है गणितीय विधि से अज्ञात किया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार या अधिक से अधिक 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, गणितीय विधि से ज्ञात किया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार या 4 से 5 बार सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की क्रिया हो सकती है। और अगला पॉइंट है इसका, ज्वार के समय जो ज्वार होता है उसके समय समुद्र में प्रवाहित होने वाला जल जो समुद्री लहरों के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर अग्रसर होता है, उन लहरों को सर्प के नाम से जाना जाता है। जो ज्वार आते हैं उसके समय समुद्र में प्रवाहित होने वाली जो जल होती है, जो लहरें होती है, वह पृथ्वी की ओर अग्रसर होता है, तो उन लहरों को सर्प के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार के समय में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। समुद्र में उठने वाली यह लहरें एक दूसरे से मिलकर ऊंची तथा लंबी जल की दीवारें का निर्माण करती है। तो जिसे ज्वारीय भित्ति के नाम से जाना जाता है। जो हमारी समुद्री लहरें होती हैं ये ऊपर उठती हैं और एक साथ कई लहरें उठती हैं। तो ये लहरें एक साथ ऊपर उठती हैं तो ये एक साथ मिलकर ज्वारीय भित्ति का निर्माण करती हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी की सतह तक प्रकाश को पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट जो है कि 18 सेकंड लगता है। और सूर्य से जो प्रकाश चलती है उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का चाल होता है। तो पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूर है, जिसके कारण उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में काफ़ी समय लगता है। और हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण हमारा उससे चंद्रमा से प्रकाश आने में कुछ कम समय लगता है, यानी कि 1.28 सेकंड का समय लगता है मात्र। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने ज्वार भाटा से संबंधित हर एक पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर लिया। और ऐसा कोई भी इसका टॉपिक नहीं है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है जो इस वीडियो में आप लोगों को न करवाया गया हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।